प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला एरर जो है वो है द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडॉर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। आपने सेंटेंस क्या पढ़ा? द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडॉर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे बोलने की क्षमता मिली है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि जब भी हम मैन शब्द का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए करते हैं तो हम कभी भी उसके साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप जब भी मैन का प्रयोग किसी एक सिंगल आदमी के लिए करेंगे तो भी उसी के साथ आर्टिकल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा देयर इज अ मैन एट द डोर। यहां पे आप क्या बताना चाहते हैं कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। तो वहां पर आप किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ लगा सकते हैं ए। आप इसके साथ द तब लगाएंगे, मान लीजिए मैंने कहा द मैन इज वियरिंग अ रेड हैट। आप ये कह सकते हैं यहां पर कि उस आदमी ने एक लाल रंग की टोपी पहनी हुई है, यानी एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और उस आदमी ने एक लाल रंग की टोपी पहनी हुई है। तो जब आप किसी अनजान मनुष्य की बात, अनजान व्यक्ति की बात करते हैं तो आप उसके साथ ए लगाते हैं। जब उसी के बारे में दोबारा कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो द लगाते हैं। यानी किसी भी नाउन को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं वो आपके लिए अननोन होता है तो आप उसके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। यदि आप उसको रिपीट करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। और ये रूल मैन पर भी लागू है। लेकिन अगर मैन का प्रयोग आप मनुष्य, पूरे मानव जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं तो आप कभी भी उसके साथ किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इसलिए ये जो द आपने यहां पे लगाया है वो गलत है। एरर नंबर 2, इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इंग्लिश वर्ड आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं ये अंग्रेजी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है या अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? अंग्रेजी भाषा खेल की शौकीन हो सकती है क्या? नहीं, अंग्रेजी भाषा किसी खेल की शौकीन नहीं हो सकती है। अंग्रेज खेल के शौकीन हो सकते हैं। और जब भी भाषा वाले शब्द का प्रयोग उसकी नेशनैलिटी, उससे जुड़े हुए लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है तो हम लोग उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप इस इंग्लिश वर्ड के आगे द लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा द इंग्लिश। ठीक इसी तरीके से द फ्रेंच, यानी फ्रांस के लोग, द चाइनीज, चाइना के लोग, द जापानीज, जापान के लोग। तो देखिए फ्रांस की भाषा है फ्रेंच और द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग। चाइना की भाषा है चाइनीज, ऐसे मंदारिन चाइनीज है, लेकिन द लगा देंगे उसके आगे तो क्या हो जाएगा? चाइना के लोग। जापान की भाषा है जापानीज, लेकिन उसके आगे द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जापान के लोग। उसी तरीके से अंग्रेजी एक भाषा का नाम है और इस भाषा के नाम के पहले जब आप द लगा देते हैं तो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अंग्रेजी बोलने वालों को हम क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं। तो अंग्रेज लोग खेल के शौकीन होते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश के पहले द लगाना चाहिए, ना कि केवल इंग्लिश। इंग्लिश यहां पर भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब द लगाएंगे तब ये वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। एरर नंबर 3, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। अंधे लोग हमारी सहानुभूति डिजर्व करते हैं। आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है? मैं बताता हूं। अगर मैं ब्लाइंड शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लाइंड एक एडजेक्टिव होता है और नॉर्मली एडजेक्टिव्स के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ब्लाइंड पीपल, मतलब अंधे लोग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पीपल लिखने की जरूरत ना पड़े तो आप सिर्फ इसके आगे द लगा दीजिए, तो ये भी बिल्कुल वही मीनिंग देगा। यानी आप ब्लाइंड पीपल लिखिए या द ब्लाइंड लिखिए, दोनों में बात एक ही है। लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देते हैं तो ये गलत होता है। याद रखिएगा, कभी भी एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एडजेक्टिव्स आर नेवर मेड प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल सिर्फ नाउन और वर्ब को बनाया जाता है, अदरवाइज किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ जोड़ के उसे सिंगुलर या प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है।
और एडजेक्टिव्स गुण बताते हैं। गुण बताने वाले शब्द सिंगुलर या प्लुरल नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ नाउन के पहले किया जाता है। ये सिंगुलर नाउन या प्लुरल नाउन किसी के साथ लगाए जा सकते हैं। मुझे कहना हो एक अंधा व्यक्ति, अ ब्लाइंड मैन, दो अंधे व्यक्ति, टू ब्लाइंड मैन। यहां पर ब्लाइंड को ब्लाइंड्स नहीं लिखेंगे, केवल ब्लाइंड लिखेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे ब्लाइंड में आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तब यह सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। एरर नंबर 4, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ नोवेलिस्ट। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी में से एक। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, एक नोवेलिस्ट है। अगर मुझे कहना हो कि मेरा एक ही दोस्त है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं माई बेस्ट फ्रेंड इज अ नोवेलिस्ट। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो एक उपन्यासकार है। लेकिन अगर मेरे कई दोस्त हैं और सब एक ही बराबर प्रिय हैं तो मैं कहूंगा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि कई दोस्त हैं, उनमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं, आइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्लूरल होता है। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज आप करेंगे। हमेशा याद रखिए, ऑफ के पहले लगने वाले ये जो शब्द हैं वो संख्या बता रहे हैं। वन ऑफ यानी संख्या में एक, ईच ऑफ भी संख्या में एक, आइदर ऑफ संख्या में एक और नाइदर ऑफ भी संख्या में एक बताता है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप कभी एक में से एक चीज चुन सकते हैं? अगर आपको किसी चीज में से एक चुनना है तो उसकी संख्या पहले एक से अधिक होनी चाहिए। जब उसकी संख्या एक से अधिक होगी तभी आप उसमें से एक चुन सकते हैं। तो जब भी आप वन ऑफ का प्रयोग करें, ये ध्यान रखें कि उसके बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लुरल होना चाहिए। आपको यहां पर क्या ऐड करना चाहिए? एस। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज अ नोवेलिस्ट। जब भी वन ऑफ आएगा नाउन हमेशा प्लुरल होगा। लेकिन एक रूल यहां पर और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउंस को हम कभी सब्जेक्ट के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली में हमेशा कौन रहता है? वन। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन दोनों के साथ प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन यूज होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब यहां पे बिल्कुल सही है, बस आपको फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स लिखना था। एरर नंबर 5, मोहन एंड सोहन आर 2 10 years boys। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 10 years boys। अच्छा, आप जरा गौर करिए, मैं क्या बताना चाहता हूं कि मोहन और सोहन कौन है जी? बॉयज हैं। मोहन और सोहन क्या है? बॉयज हैं। कितने साल के हैं? 10 साल के हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। मोहन और सोहन कितने हैं? 2। तो इसका मतलब कि मोहन एंड सोहन आर 2 boys। मोहन और सोहन कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। इनकी उम्र कितनी है? 10 years। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई न्यूमेरिक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपने यहां पर लगाया 2, न्यूमेरिक वर्ड यूज करते हैं, फिर एक नंबर यूज करते हैं और उसके साथ 2 नाउन्स यूज करते हैं, एक नाउन ये और फिर एक नाउन और, इस तरीके की अगर आप बनावट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर और ये नाउन हाइफन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? हाइफन से कनेक्टेड होता है। और ये भी इसके लिए एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है और ये भी इसके लिए एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। यानी ये भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, ये भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और जब भी आप इस अवस्था में किसी नाउन को हाइफन से जोड़ते हैं तो इसे कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। तो ये जो आप 10 years देख रहे हैं इसमें से आपको एस को रिमूव करना पड़ेगा। 2 10 year और यहां पर लगाना पड़ेगा एक हाइफन। तो क्वेश्चन करेक्ट कैसे होगा? मोहन एंड सोहन आर 2 10 year boys। यानी 2 लड़के हैं जिनकी उम्र कितनी है? 10 साल। अगर मैं बॉयज नहीं लिखता, समझ में आई बात? जब बॉयज नहीं लिखता तो मैं ईयर को ईयर्स लिखता और यहां पर हाइफन लगाता। मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे ईयर्स से सेंटेंस खत्म हो तो वहां पे ईयर्स लगाया जा सकता था।
तब ये हाइफन वाली स्थिति नहीं होती। लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे आपका एक्चुअल नाउन कौन है, एक्चुअल नाउन है बॉयज, और यहां पर जो 10 ईयर्स आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसीलिए आपको यहां पर हाइफन लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ यहां से एस हटाना पड़ेगा। एरर नंबर 6, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। मुझे तुम्हें और उसे, मुझे तुम्हें और उसे उस अंधे व्यक्ति की अवश्य मदद करनी चाहिए। सेंटेंस पढ़ के तो आपको लगता होगा कि यह बिल्कुल सही है। मैं बताता हूं कि यहां पे कहां गलती है। यहां पर गलती है प्रोनाउन के ऑर्डर में, प्रोनाउन के क्रम में। देखिए ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जनरली वो सेंटेंस है जो बिल्कुल पॉजिटिव मीनिंग देते हैं उसमें प्रोनाउन का ऑर्डर होता है 231, 2, 3, 1। यानी जब भी तीनों प्रोनाउन साथ में आएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई दो प्रोनाउन साथ में आते हैं तो उसका क्रम होता है 2, 3, 3, 1 या 2, 1। यानी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर पहले सेकंड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो दो अगर प्रोनाउंस एक साथ आते हैं तो 2, 3, 3, 1 और 2, 1 का कॉम्बिनेशन होता है, और अगर तीनों प्रोनाउन साथ में आते हैं तो 2, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर 2, 3 और 1 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा यू, ही एंड आई, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। तो जब भी आपको प्रोनाउन के अरेंजमेंट के आधार पर कोई एरर दिखाई दे तो उसका सही क्रम होगा 2, 3, 1। एरर नंबर 7, वन शुड लव नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो अदर्स। यहां पर आप बता सकते हैं कि वन का अर्थ एक है क्या? नहीं। जब वन का अर्थ एक होगा तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन लगा होगा। इस वन का अर्थ होता है किसी, कोई, मतलब एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सलाह दिया जा रहा है कि हर किसी को या हर कोई को क्या करना चाहिए? सिर्फ खुद से प्यार नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों से भी प्यार करना चाहिए। और जब आप वन को इस अर्थ में यूज करते हैं तो इसके लिए कभी भी हिमसेल्फ, हर सेल्फ या हिम या हर जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। आपने यहां पे जो हिमसेल्फ देखा इसकी जगह आपको लिखना होगा वन सेल्फ। तो जब भी वन नाम का कोई प्रोनाउन आए तो याद रखिएगा, वन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पोजीशन बताना हो तो वंस, और रिफ्लेक्शन बताना हो तो वन सेल्फ का यूज किया जाता है। यहां पर हिज हर नहीं लगेगा, यहां पे हिमसेल्फ हर सेल्फ नहीं लगेगा। तो जब भी वन आपका क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया हो तो उसका पोजीशन और उसका रिफ्लेक्शन आपको इन सारे शब्दों से बताना होता है। एरर नंबर 8, दोज काइंड ऑफ मैन आर नॉट ट्रस्टेड। दोज काइंड ऑफ मैन आर नॉट ट्रस्टेड, उन प्रकार के लोग विश्वासी नहीं होते हैं। एक बात बताइए, दोज सिंगुलर होता है या प्लुरल? दोज एक प्लुरल वर्ड है और जब भी दोज लगाते हैं इसके साथ हम लोग यूज करते हैं प्लुरल। तो दोज काइंड की जगह आपको यूज करना चाहिए दोज काइंड्स। जैसे अगर यहां पर मैं दिस या दैट लगाऊंगा, दिस या दैट, तो मैं इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर यहीं पर दीज या दोज का यूज किया गया हो तो हमेशा इसके साथ याद रखिए प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एरर नंबर 9, कमला इज एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड है। ये जो आप एल्डेस्ट देख रहे हैं
ये हमेशा 2 से ज्यादा के लिए, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा 2 से अधिक के लिए किया जाता है। कभी भी 2 के लिए और 2 के बीच कंपैरिजन करना हो तो कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कंपैरेटिव का इस्तेमाल करना होगा और आप लगाएंगे यहां पे एल्डर। कमला इज, और इसके साथ ही साथ इसके साथ आपको लगाना होगा द। कमला इज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स, यानी 2 बहनें हैं और उन दोनों बहनों में बड़ी कौन है? कमला है। नॉर्मली हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ इन्हीं 2 सिचुएशन में द का प्रयोग किया जाता है। जब ऑफ द 2 लगा हो, जब ऑफ द 2 लगा हो तो इसके पहले जब कंपैरेटिव डिग्री लगता है तो उसके पहले द लगाया जाता है, नहीं लगाने पर वो आर्टिकल का एरर माना जाता है। और जब पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब कि पैरेलली वो बढ़ रहा है और पैरेलली वो घट रहा है। तो पैरेलल स्ट्रक्चर में हम दोनों कंपैरेटिव के साथ द लगाते हैं और ऑफ द 2 वाले स्ट्रक्चर में भी हम लोग कंपैरेटिव के साथ द लगाते हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो यह भी एक प्रकार का एरर ही माना जाता है। एरर नंबर 10, अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल फेल। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं करोगे। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। समझ में आई बात? अब देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अनलेस यू विल लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। कोई इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते थे। फिर एरर किस चीज का है? एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेशन जब हम लोग बोलेंगे तो गागेगी बोलेंगे। जब गागेगी बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि अच्छा गागेगी है तो विल शैल तो लग सकता है, तब आप यहीं पर गलती कर देते हैं। जब भी कोई सेंटेंस किसी कंडीशन को दिखाता हो तो उसके साथ कभी भी विल, शैल, वुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इफ के साथ, व्हेन के साथ, अनलेस के साथ, जब भी फ्यूचर मीनिंग हो तो आप इसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वर्ब का 5th या फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर रहेगा तो 5th फॉर्म और प्लुरल रहेगा तो V1 फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल। आप क्या लगाएंगे यहां पर? प्रेजेंट सिंपल। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी आप अनलेस, इफ, व्हेन जैसे वर्ड्स का, प्रोवाइडेड, एज सुन एज जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो फिर आपको इस विल का प्रयोग नहीं करना है। तो करेक्ट क्वेश्चन क्या है? अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल, या अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, यानी जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। थैंक यू।